गुड आफ्टरनून। हमने एक टॉपिक शुरू किया था राजनीतिक शास्त्र का, वो है हमारा मौलिक या फिर मूल अधिकार। और इसमें हमने थोड़े से अधिकार पढ़ भी लिए थे। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि मूल संविधान में हमारे पास 7 मौलिक अधिकार थे, उसमें से संपत्ति के अधिकार को हमने कहीं और डाल दिया और अब हमारे पास वर्तमान में हमारे पास 6 जो है वो मौलिक अधिकार है, यानी फंडामेंटल राइट्स हैं। उसमें हमने एक जो था वो पढ़ लिया था। पहला हमने क्या था, वो समानता का अधिकार, ये हमने पूरा पढ़ लिया था। और इसमें जो हमारे आर्टिकल हैं वो हैं 14 to 80। अब हमारा जो सेकंड है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। और इसमें हमारे जो अनुच्छेद हैं वो हैं 19 से 22। तो आज हम पढ़ते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। देखो इसमें जो हमारा अनुच्छेद है 19 वो इम्पोर्टेंट है। देखो इसमें भी मूल संविधान में क्या था, 7 अधिकार थे। आर्टिकल 19 जो इसमें 7 अधिकार थे और वर्तमान में इसमें 6 अधिकार हैं। तो हम वो पढ़ते हैं वन बाय वन। 19 है क्या, प्रेस की स्वतंत्रता, ठीक है। और हमारा प्रेस को क्या बोला जाता है, चौथा स्तंभ। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि चौथा स्तंभ किसको बोला जाता है, तो प्रेस को बोला जाता है चौथा स्तंभ। अब जो हमारे पास अनुच्छेद 19 है, आर्टिकल जो 19 है, इसमें सब आर्टिकल भी है, तो वन बाय वन हम वो पढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 क, इसमें क्या है, अभिव्यक्ति, ठीक है। और एक है हमारा आरटीआई और एक है हमारा झंडा। इसको ध्यान से समझ लेना। अभिव्यक्ति कि हम अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। ये मैम उसमें लग सकते हैं ना, कोई जो सरकारी पुलिस जैसे प्रधान हो गए, कोई ऐसे। ये किसी व्यक्ति पे नहीं लगती बेटा। राइट टू इंफॉर्मेशन, हमें किसी के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है तो वहाँ हम आरटीआई लगाते हैं। जैसे मान लो हमारी एकेडमी बिजनेस है, ठीक है। हमने देखना है कि कौन सी एकेडमी जो है वो रजिस्टर्ड है, कौन सी ऐसे 2 नंबर में चली हुई है, ठीक है। किस एकेडमी के पास जीएसटी नंबर है, किसके पास जीएसटी नंबर नहीं है, यानी कि किसी भी संस्था के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम क्या लगाते हैं, आरटीआई लगाते हैं। इसकी फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। और ये कब लागू हुआ था, 2005 में, ठीक है। अब बारी आती है झंडा। अब ये झंडा क्या, देखो हमने देखा था 2004 से पहले क्या था, हम जो अपने घरों में या फिर अपनी गाड़ियों में झंडा नहीं फहरा सकते थे, ठीक है। यानी कि झंडा जो फहराया जाता था, जो हमारे ऐतिहासिक बिल्डिंग्स हैं, और झंडा फहराने का और उतारने का एक फिक्स टाइम होता है, उसी टाइम हम झंडा जो है वो चढ़ा सकते हैं और जब झंडा उतारने का टाइम होता है उसी टाइम हम झंडा उतार सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अब रात के 12 बजे झंडा लगा दो, रात के 2 बजे झंडा लगा दो या उतार दो, तो एक टाइम पीरियड होता है अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन। तो देखो 2004 में हमें क्या अधिकार मिला कि हम अपने घरों पर, अपनी गाड़ियों पर तिरंगा फहरा सकते हैं। अभी अभी हमने क्या किया, अपना स्वतंत्रता दिवस जो था वो सेलिब्रेट किया, मनाया। तो आपने देखा उसमें एक क्या करा हुआ था कि हर एक घर में झंडा होना चाहिए। देखा था जितने भी आपके स्कूल कॉलेजेस हैं, इन्होंने रैलियां निकाली थी तो उनके हाथ में क्या था, तिरंगा था। यानी कि स्कूल्स में, कॉलेज में, घर में, गाड़ी में। आजकल आपने देखा होगा कि आजकल एक ट्रेंड सा बना है कि गाड़ी में भी आगे जो है वो तिरंगा फहराया होता है, ठीक है। और इसका झंडे का रेशो क्या होता है, 3:2, ठीक है। आगे है हमारा अनुच्छेद 19 ख, या फिर इसको एबीसी में लिख लो, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी। 19A 19 B, ठीक है। इसमें क्या आता है आपका सम्मेलन, ठीक है। इसमें क्या आता है, सम्मेलन। देखो आप कहीं भी जो है वो बिना हथियार के संगठित हो सकते हैं, कोई भी सम्मेलन
कर सकते हैं, लेकिन सार्वजनिक भूमि पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी की जो प्रॉपर्टी है वहां पे सम्मेलन करोगे, ऐसा नहीं है। वहां पे सार्वजनिक भूमि पर इकट्ठे हो सकते हो, लेकिन इस पे भी जो है राज्य प्रतिबंध लगा सकता है। क्यों लगा सकता है कि आप सम्मेलन कर रहे हैं, उसमें किसी आपराधिक कार्य की चर्चा नहीं होनी चाहिए या किसी के अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो उसके बेस पर जो है राज्य इस पर जो प्रतिबंध लगा सकता है। आगे है हमारा 19C, संघ बनाने की स्वतंत्रता, ठीक है। कोई भी व्यक्ति किसी भी संघ की स्थापना कर सकता है। जैसे संघ में क्या आ जाएगा, आप किसी कंपनी का निर्माण कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, कोई साझा फर्म बना सकते हो, ठीक है। साझा यानी कि पार्टनरशिप में, ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई छोटा सा बिजनेस करना है, ठीक है, तो आप उसको चाहो तो आप अकेले बिजनेस शुरू कर सकते हो, चाहो तो आप किसी पार्टनर के साथ जो है वो फर्म शुरू कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप राजनीतिक दल भी बना सकते हो, ठीक है, राजनीतिक दल, ठीक है। तो संघ में क्या क्या आ जाएगा, किसी कंपनी का निर्माण कर सकते हो, कोई फर्म बना सकते हो एकल में भी या साझा में भी, और राजनीतिक दल का भी आप निर्माण कर सकते हो, ठीक है। और आगे आता है हमारा 19D, इसमें क्या है हमारा संचरण, ठीक है, या फिर भारत के आप लिख लो आवागमन की स्वतंत्रता, ठीक है। यानी कि आप हर एक नागरिक को, भारत के नागरिक को यह अधिकार है कि वो भारत के किसी भी कोने में स्वतंत्र रूप से घूम सकता है, एक राज्य से दूसरे राज्य या एक ही राज्य के किसी भी कोने में घूम सकता है। लेकिन इसमें भी जो है वो राज्य ने क्या किया है कि प्रतिबंध लगाया। अब कहाँ कहाँ प्रतिबंध लगाया है, देखो, एक जो है वेश्या, ठीक है, तो वेश्या जो है वो सार्वजनिक नहीं घूम सकती। आपने कहीं देखो कि कोई वेश्या यहाँ वहाँ घूम रही है, नहीं। और एक बॉम्बे ये लगाया था सुप्रीम कोर्ट ने, और दूसरा है एक बॉम्बे कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने लगाया था, जो हमारे एड्स से पीड़ित जो व्यक्ति हैं वो नहीं घूम सकते, ठीक है। देखो, एक तरफ आपको अधिकार तो दिए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्रतिबंध भी लगाए। क्यों? कि लोगों के हित का हनन ना हो, लोगों को परेशानी ना हो। देखो, अगर ये शरेआम जो है समाज में घूमने लगेंगी तो काफी बुरा प्रभाव जो है हमारे समाज पे पड़ेगा, ठीक है। वैसे ही आपको पता है कि काफी टाइम पहले जो एड्स जो थी एक खतरनाक बीमारी पनपी थी समाज में, ठीक है, तो उनके रोगियों को भी सार्वजनिक रूप से घूमने पर प्रतिबंध लगाया था बॉम्बे हाई कोर्ट ने, ठीक है। आगे चलते हैं, E, यानी कि बसने की स्वतंत्रता, बसने की स्वतंत्रता, ठीक है। अब ये दो तरह की है कि आप कोई भी नागरिक भारत के किसी भी कोने में बस सकता है, और इसके दो भाग हैं। देखो, या तो वो अस्थायी रूप से या फिर स्थायी रूप से। इसका क्या मतलब हुआ, देखो, मान लो कि आप कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं, ठीक है, चंडीगढ़ या बॉम्बे, कलकत्ता, दिल्ली, कहीं पे जॉब करने जा रहे हैं, तो आप अस्थायी रूप से वहां पे रह रहे हैं, ठीक है, रूम लेके रह रहे हैं, क्वार्टर लेके रह रहे हैं, फ्लैट लेके रह रहे हैं, ठीक है। और दूसरा हमारा स्थायी रूप से कि आप वहां पे परमानेंटली ही बस जाओ, घर बना के परमानेंटली ही बस जाओ। तो इसके दो पार्ट है बसने की स्वतंत्रता में, एक अस्थायी रूप है, एक आपका स्थायी रूप है, यानी कि आप परमानेंटली वहां बस सकते हो भारत के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट में, ठीक है। आगे हमारा देखो, इसमें क्या था, इसको आप ऐसे मान सकते हो, एफ से फॉल्स, ठीक है, ऐसे याद कर लो, फॉल्स, यानी कि ये जो है निरसित हो चुका है। ये कहाँ पे है, भाग 12 में अनुच्छेद 300 में था क्या, यहाँ पे था संपत्ति का अधिकार, यानी कि संपत्ति खरीदने का, बेचने का, अधिग्रहण करने का जो अधिकार था वो यहाँ पे था, और अब कहाँ पे है वो, अनुच्छेद 300 में चला गया, ठीक है। आगे है हमारा 19G,
जी, इसको हम विधि भी बोलते हैं या फिर जीविका का अधिकार, जीविका का अधिकार। देखो आप जीविका के लिए, रोजी रोटी के लिए कोई भी बिजनेस कर सकते हो, चाहे तो गवर्नमेंट जॉब करो, चाहे तो आप अपना जैसे एकेडमी खोल के कोई भी फॉर्म बना सकते हो। जैसे हमने देखा ना, आप कंपनी बना सकते हैं, कोई राजनीतिक दल बना सकते हैं, कोई फॉर्म बना सकते हैं, तो कोई भी रास्ता जीविका के लिए अपना सकते हो। लेकिन स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है? आपकी स्वतंत्रता का मतलब है कि आप दूसरे की स्वतंत्रता को खतरे में ना डालो। अब कई बच्चों का क्वेश्चन रहता है कि मैडम आपने बोला कि जीविका के लिए आप अपनी मर्जी से कोई भी फील्ड चुन सकते हो, चूज कर सकते हो, या जीविका कमाने के लिए कुछ भी कर सकते हो। तो कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि आप अपनी रोजी रोटी के लिए किसी का गला काट दो, किसी की कहीं से चोरी करके चलाओ, वो नहीं है स्वतंत्रता का मतलब कि आप एक दायरे के अंदर रह के काम करोगे। आप स्वतंत्रता जब तक आपकी स्वतंत्रता तब तक है जब तक आप दूसरे की स्वतंत्रता को खत्म नहीं करते, हनन नहीं करते, उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसा कुछ नहीं है कि किसी का गला कर दो, किसी का मर्डर कर दो, वहां से आप पैसा ले आओ, है ना। तो स्वतंत्रता का मतलब यही है कि एक दायरे में रहकर काम करना, ठीक है। तो ये था अनुच्छेद 19। अब करते हैं अनुच्छेद 20। इसमें क्या है? अपराध के लिए दोष के संबंध में संरक्षण, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? देखो पॉलिटिकल लैंग्वेज जो है वो थोड़ी सी टफ है, ठीक है, तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता देती हूँ, वो लिख लेना। अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें 2-3 बातें आती हैं कि आप किसी को भी स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। क्या है इसमें? कि आप किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। आपने कई बार कई जगह पे ये चीज सुनी होगी, जब किसी पे कोई पुलिस केस बनता है, इस तरह की कोई घटना आपके सामने आती है, तो कई बार क्या होता है कि पुलिस वाले क्या बोलते हैं कि आप अपना गुनाह जो है वो कबूल कर लो, मान लो, तो जो ये केस रफा दफा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारा आर्टिकल क्या बता रहा है कि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरे इसमें क्या है कि एक ही अपराध की सजा 2 बार नहीं मिलती है। मान लो आपने कोई अपराध किया था 1996 में और आज क्या चल रहा है 2022, ठीक है। तो जो अपराध किया था 1996 में, उसकी सजा थी आपकी 2 साल या 3 साल, ठीक है, जो आप काट चुके हो, ठीक है। वो केस अब रिओपन हो रहा है तो उसकी सजा आपको दोबारा नहीं मिलेगी। इसलिए ये बोलते हैं, आपने बड़ी बात सुना होगा, हमारे बुजुर्ग बोलते थे कि खून 1 करो या 7 करो, सजा एक जैसी है, एक बार सजा मिलेगी, तो क्यों ना 7 खून ही किए जाए, एक पे भी वही सजा है, 7 पे भी वही सजा है। तो किसी अपराध की सजा जो है 2 बार नहीं दी जा सकती, ठीक है। और इसमें क्या, देखो अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जब तक किसी भी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, ठीक है, कि ये अपराध इसने किया, तब तक उसे दोषी नहीं माना जाएगा। क्या है कि जब तक किसी व्यक्ति का अपराध सिद्ध नहीं हो जाता, ये प्रूव नहीं हो जाता कि यही व्यक्ति दोषी है, तब तक उसको दोषी नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब अगला है हमारा अनुच्छेद 21। इसमें है प्राण व दैनिक स्वतंत्रता, ठीक है, या फिर व्यक्तिगत अधिकार इसको बोला जाता है। प्राण व दैनिक स्वतंत्रता, इसे लैंग्वेज से पता लग सकता है। प्राण, किसी के आप प्राण ले भी नहीं सकते हो और अपने प्राण दे भी नहीं सकते हो। ये नहीं कि आप मर्डर नहीं कर सकते हो लेकिन सुसाइड कर सकते हो, नहीं, आप किसी के प्राण ले भी नहीं सकते और दे भी नहीं सकते हो। दैहिक यानी कि फिजिकली किसको हर्ट नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। लैंग्वेज आगे है हमारा अनुच्छेद 22। कुछ दशाओं में
गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण, ठीक है। अब देखो ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है, ठीक है। कुछ एक कंडीशन ऐसी है जिसमें गिरफ्तारी नहीं हो सकती, जैसे सुबह 9 बजे से पहले किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, शाम को 5 बजे के बाद किसी को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और हाँ, कोई लेडीज जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो उसका जो टाइम पीरियड है 9 मंथ तक, उसके दौरान उसको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। कुछ एक कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें हम व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और दूसरा इसमें क्या है कि जिस महिला एवं पुरुष दोनों के लिए होते हैं। हाँ जी, महिला एवं पुरुष दोनों के लिए होते हैं। महिला के लिए, हाँ, महिला के लिए देखो कुछ कंडीशन पुरुषों के लिए भी है, कुछ महिलाओं के लिए। पुरुष तो प्रेग्नेंट नहीं होगा, प्रेग्नेंट तो लेडी होगी, तो ठीक है। तो मैंने इसलिए एग्जांपल दिए कुछ एक दिशाएं ऐसी, जैसे महिला जो है वो प्रेग्नेंट है तो उस 9 मंथ तक उसको कोई भी पनिशमेंट नहीं दी जा सकती, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या था कि 24 घंटे के अंदर किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया है तो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है, न्यायालय में पेश करना पड़ता है। और 24 घंटे कौन से होते हैं? वर्किंग आवर। ये नहीं कि मान लो किसी व्यक्ति को आज गिरफ्तार किया तो अगले 24 घंटे के अंदर नहीं, आज गिरफ्तार किया, जहां से उसको गिरफ्तार किया वहां से पुलिस स्टेशन पहुंचने में कितना टाइम लगा, डॉक्यूमेंट बनाने में कितना टाइम लगा, बाकी जो भी वर्किंग आवर रहते हैं उस केस से संबंधित वो 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट में पेश करना पड़ता है, ठीक है। तो आज की क्लास में हम यही पढ़ते हैं, बाकी पढ़ेंगे हम